हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, डायनेमिक इश्यूज, स्टार्टिंग ऑफ विद द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री के जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स हैं दैट इज एसेंशियली पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन that comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Energy Statistics is essentially it is an annual publication जो कि हमको ये बताता है कि like over the years per capita consumption, renewable and non-renewable share, right, दोनों में ही जो एनर्जी मिक्स का जो शेयर है उसका ग्रोथ रेट कैसा रहा है, right, and where are we heading with respect to our renewable energy as well as non-renewable energy charges, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो इस समय है एंड आने वाले समय में जो पर कैपिटा कंजम्पशन डिमांड प्रोबेबली बढ़ने वाली है उसको मीट करने में हम कितने सक्षम हैं एज एन इकोनॉमी। ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू। ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स मैं सेपरेटली एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। Let's revise and recall everything that we have already done. Starting off, अगर हम लोग thermal power generation की बात करें, our target is to achieve net zero carbon emission by the year 2070, right? With that respect, we have always been aiming, okay, we have always been targeting कि हम लोग अपनी country का, अपनी economy का जो thermal power generation है उसको हम लोग धीरे धीरे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेट गोल, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोल की बात करें तो कोल अकाउंट्स फॉर नियरली 79%। हमारी कंट्री में जितनी भी टोटल एनर्जी सप्लाई होती है उसमें 79 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आज के डेट में भी कोल का है, राइट। वी ऑलरेडी वी हैव इंट्रोड्यूस कैप्टिव माइनिंग। So like one question to think about is कि क्या coal based thermal power plants, are they all that detrimental to our economy and are they all that detrimental to the environment? Yes, I know cadmium हो गया, mercury, arsenic, black carbon, flue gas, fly ash जैसे pollutants, harmful pollutants coal power plants से release होते हैं। ओके, कोल पावर प्लांट से हार्मफुल एमिशंस रिलीज किए जाते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कोल इट हैज रिमेन्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज एनर्जी सप्लाई। ठीक है, कोल हमारी कंट्री के जो एनर्जी सप्लाई है उसका बैकबोन बना है। पहले भी नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स इशू करे हैं दैट यस वी शुड फोकस फर्स्ट ऑन एफिशिएंसी। जितने भी हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें काफी सारी अनप्रोडक्टिव कैपेसिटी है जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में रिजर्व्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, लाइक व्हाट वी कैन से इज 40% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है 40% यूटिलाइज ही नहीं हुई है। Okay, so if even if we are planning to increase our renewable energy mix, obviously हम लोगों का टारगेट भी है कि 500 गीगावाट जो है शेयर नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी से आए, जो भी हमारा टोटल एनर्जी जनरेशन होता है बाय द ईयर 2030। Given this also, it is equally important to ensure कि जितने existing productive capacity है हमारी country में for all the thermal power plants that are there, उसको हम लोग fully efficiently use कर सके। उसका end benefit हर सेगमेंट को होगा, दैट इज इन द वैल्यू चेन ऑफ एनर्जी सप्लाई। चाहे हम स्टेट डिस्कॉम्स की बात कर लें, चाहे हम जनरेटर्स की बात कर ले, चाहे हम एट्रिशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस की बात कर ले, एंड एट द एंड चाहे हम एंड कंज्यूमर की बात कर ले, हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चलना हैपेंस टू बी अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट। इसी चीज को माइंड में रखते हुए, राइट, वी ऑलरेडी हैड स्कैम्स रिलेटेड टू कोल माइनिंग, राइट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। इसी चीज को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने
ऑलरेडी कैप्टिव माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि जो थर्मल पावर प्लांट है, जो ऑपरेट कर रहा है थर्मल पावर प्लांट, वही कोल माइन करेगा. एंड इसमें वी हैव ऑल्सो नाउ अलाउड द FDI. All right. So again, this is something that is to be viewed in balance. We cannot say कि ठीक है 80% अगर कोल पावर सप्लाई दे रहा है, अगर कोल एनर्जी सप्लाई दे रहा है, it is all that detrimental to the environment. Given we are employing or we are deploying significant technologies to minimize its impact. For example, carbon utilization and storage infrastructure, carbon capture, utilization and storage infrastructure, CCUS के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वी हैव रिवाइज्ड अबाउट इट ऑलरेडी. ऑलराइट, तो आपके जो हैं एस्पेक्ट्स ये हो जाते हैं इम्पोर्टेंट. ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है इंडिया का जो कोल इम्पोर्ट्स हैं, 26% ऑफ कोल इम्पोर्ट्स. इंडिया स्टिल डिपेंड्स ऑन 26% ऑफ कोल इम्पोर्ट्स. हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में नॉन कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. बट अगर हम लोग कोकिंग कोल देखें, कोकिंग कोल इज़ बेसिकली यूज्ड मोर इन प्रोडक्शन लाइक स्टील. ठीक है, तो कोकिंग कोल हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक जर्मनी एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग अ कोल सरप्लस नेशन, कोल सरप्लस नेशन होने के बावजूद भी हम लोग भारी मात्रा में कोकिंग कोल अपने इंडस्ट्रियल नीड्स को मीट करने के लिए अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज अनदर फैक्ट दैट इज गेटिंग हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की टोटल एनर्जी बास्केट की बात करें, टोटल एनर्जी बास्केट में if we want to talk about the nuclear energy, it is 1.7% of total electricity generation capacity. अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, दैट इज 1.7% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी. क्रूड ऑयल की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो दैट हैज सीन अ डिक्रीज फ्रॉम 11% in 2014-15 to 6% in 2023-24. ठीक है, 2014-15 में क्रूड का जो शेयर था दैट वाज 11%. तो अगेन वी हैव रिड्यूस्ड आवर ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल बाय फोकसिंग मोर ऑन द ऑल्टरनेटिव्स. आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज दैट, राइट. देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो पिछले 10 सालों में 2013-14 से लेके 2023-24 तक, पिछले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही वेरी डिसेंट ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं. 2013-14 में इफ इट वाज 6%, 2023-24 में इट हैपन्स टू बी अराउंड 7%. ठीक है, 7% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में बात करें तो देखो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में आपके दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. एज अ कंट्री कौन से सेगमेंट में हमारा ग्रोथ पोटेंशियल यानी कि ग्रो करने की संभावना कहाँ ज़्यादा है, एंड एक्चुअली में एज ऑफ नाउ एज पर आवर पोटेंशियल वेयर आर वी गोइंग, और कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली में लीड कर रहे हैं. ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट विंड एंड द सोलर पावर जनरेशन. ठीक है, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी में हमको एज मच एज 210, okay, we have seen a growth of as much as 210% for the past decade. 210% ग्रोथ हम लोगों को फॉर द पास्ट डिकेड देखने को मिली है as far as सोलर एंड विंड एनर्जी सोर्सेज आर कंसर्न्ड. एंड पोटेंशियल भी हमारा इन्हीं दो सोर्सेज में ज़्यादा है. टू एवरीवन्स सरप्राइज, आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस अर्लियर. जो हमारा विंड एनर्जी है उसमें 55% एनर्जी जनरेट करने का कैपेसिटी है, राइट.
अगर हम लोग यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करें तो लाइक इट इज समवेयर अराउंड लाइक क्वार्टर लेस देन विंड एनर्जी, समवेयर अराउंड 35 to 40%। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स आ जाते हैं, सोलर हाइड्रो पावर प्लांट्स। एंड इस बार वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। सो एज ऑफ नाउ, आज की डेट में अगर न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर देखें, दैट इज समवेयर जस्ट अराउंड 1.7%। रफली इसको देखा जाए 8000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, 2030 तक हम लोग एम कर रहे हैं कि 22,000 मेगावाट की कैपेसिटी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सके। एंड फॉर द विकसित भारत वी आर फोकसिंग और टारगेटिंग 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय 2047। Okay, so these are basically our energy generation targets for renewable energy mix. Okay, and this is what, and also per capita energy consumption that is calculated in respect of megajoules per person. तो आज की डेट में अगर हम लोग पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, दैट हैपन्स टू बी समवेयर अराउंड 14,000 megajoules per person. Right, that happens to be around 14,000 megajoules per person. Now this is basically a previous year question related to UPSC. Coal ash contains arsenic, lead, mercury, right? Plants, they release sulfur dioxide, oxides of nitrogen, high ash content. So basically the pollutants that are associated with thermal power plants include arsenic, lead, mercury, cadmium, right, black carbon जिसका कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज डेंजरसली हाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स थ्रेट, डायरेक्ट थ्रेट टू ग्लेशियर्स, राइट, एंड स्नो कैप्स। Sulfur dioxide, carbon monoxide, and oxides of nitrogen. Okay, so these are the pollutants that are responsible for events like acid rain or decline in soil fertility. जो आपके फ्लू एश या फिर फ्लाई एश डिपॉजिट्स होते हैं, okay, the fly ash deposits, they cause hard panning of the soil surface. The fly ash deposits cause a decline in the fertility of the soil. The fly ash deposits also reduce the quantum of pollution in water bodies, increase the pollution levels in water bodies. Also इनका जो crop damage करने का potential है वो भी ज़्यादा है. Okay, they can directly impact and harm the crops. Okay, so again all the three options over here are right. Relatively an easy question. Okay, moving on, इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है, और व्हाट वी कैन से इज कि एट प्रेजेंट नाउ टेक्सटाइल सेक्टर इज समथिंग दैट हैज बीन कमिंग इन न्यूज फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ. We happen to be the sixth largest, okay, we happen to be the sixth largest textile producers in the world. But इसमें जो हमारा ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल्स में जो हमारा खुद का शेयर है, दैट हैपन्स टू बी जस्ट अराउंड 4%. ठीक है, 4% का हमारा शेयर है इन द ग्लोबल टेक्सटाइल्स ट्रेड मार्केट. 4% का शेयर. What does that suggest? What does that mean? Okay, it means कि जो benefits हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड, हमारी कंट्री उस एक्सटेंट तक रीप नहीं कर पाई. ओके, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट था WTO का, दैट वाज डन अवे विद इन 1994. ओके, दैट वाज रिप्लेस्ड विद द ATC अग्रीमेंट्स. उसकी वजह से भी इंडिया को पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में जो टैरिफ कंसेशंस मिल रहे थे वो बाद में मिलने बंद हो गए. Till date, countries that has reaped the maximum benefits of WTO agreements on textiles, चाहे हम लोग MFA की बात कर ले, चाहे हम लोग ATC की बात कर ले, they happen to be Bangladesh, they happen to be Vietnam. बांग्लादेश और वियतनाम कुछ ऐसी कंट्रीज है that have fared decently well, and as of now India lies स्टिल अभी भी हम लोग इन दोनों कंट्रीज के पीछे ही चल रहे हैं एज फार एज आर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न्ड.
तो यहाँ पे like we are talking about textile exports, there are certain, and this can be a probable question in your mains as well. ठीक है, तो जो आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, इनफैक्ट जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है ओवरऑल, it suffers from certain fundamental challenges. And what are those fundamental challenges? One thing. Second thing, why it is important for us to analyze these fundamental challenges. ठीक है, ऑब्वियसली अभी अगर हम लोग अभी का डेटा देखें तो लाइक वी हैव अ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ $34.8 बिलियन का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का इस समय है, राइट। 2030 तक हम लोग इसे $100 बिलियन तक स्ट्रेच कर सकते हैं, ओके। 2030 तक इट कैन एक्सपैंड अप टू $100 बिलियन, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स को ओवरकम करेंगे अगर हम लोग जो पॉलिसी रिजिडिटीज हैं, जो पॉलिसी चैलेंजेस हैं, उनको अगर हमें ओवरकम करना है तो दैट इज $34.8 बिलियन जा सकता है मैक्सिमम $100 बिलियन तक। इस पोटेंशियल को हमें कैसे रीच करना है? फर्स्ट लेट्स एड्रेस द फंडामेंटल चैलेंजेस, देन लेट्स डिस्कस द इनिशिएटिव्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन। पहला जो फंडामेंटल चैलेंज है दैट इज द डिस्प्यूटेड और व्हाट वी कैन से इज द कॉन्फ्लिक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो, दो तरीके हैं, दो टाइप की हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड एसेंशियली इनटू टू ग्रुप्स, ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड द पावरलूम। आपका हैंडलूम सेक्टर है एंड आपका पावरलूम सेक्टर है। नाउ पावरलूम सेक्टर का बेनिफिट ये है दैट लार्ज स्केल टेक्सटाइल प्लांट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड दैट कैन प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वन सेकेंड, इससे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है। दैट इज द थंब रूल ऑफ एनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके। द सेम थिंग अप्लाइज टू द पावरलूम सेक्टर, बट ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, ओके कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है बिकॉज अगेन हमारा जो हैंडलूम सेक्टर है दैट इज ट्रेडिशनल, ओके। इसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, इसकी जो ऑथेंटिक वैल्यू है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो, it has some decent recognition, all right. तो again there is always a tussle, ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो स्टेट कोऑपरेटिव टेक्सटाइल बोर्ड्स हैं, वो अलग से ही हैंडलूम टेक्सटाइल यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। हर स्टेट बोर्ड का एक टेक्सटाइल यूनिट हैंडलूम सेक्टर है, राइट। सो इट इज़ वर्किंग मोर एज अ कोऑपरेटिव राइट नाउ एंड अगेन नॉट वेरी सक्सेसफुल। दूसरी चीज जो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है दैट इज द मैन मेड फाइबर, ठीक है। मैन मेड फाइबर अगेन इट इज नॉट वेरी मच प्रिफर्ड, ओके। हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, हमारी जो इंडियन परिस्थितियां हैं रहने की, राइट, वर्क करने की, इट इज मोर सपोर्टिव टू कॉटन बेस्ड फाइबर्स ऑब्वियसली, ठीक है। लार्जली वी आर ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो हम लोग कॉटन एंड वूल, ये दो टेक्सटाइल्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो हमारी गारमेंट एंड अपैरल इंडस्ट्री है दैट इज स्टिल अ लॉट डिपेंडेंट ऑन कॉटन। मैन मेड फाइबर्स अभी भी उस लेवल पे, उस स्केल पे यूज नहीं किए जाते हैं। कैसे हम लोग मैन मेड फाइबर को इंडियन क्लाइमेट के साथ अट्यून करके गारमेंट एंड अपैरल सेक्टर में फ्लोट करते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा फंडामेंटल चैलेंज आ जाता है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट happens to be very high. The backward forward linkages are still not very well integrated as far as the textile sector is concerned. चौथा जो आपका फंडामेंटल चैलेंज आ जाता है दैट इज ओवर डिपेंडेंस ऑन कॉटन। आप कॉटन के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हो,
राइट, एंड कॉटन का जो प्रोडक्शन है अभी भी उतना ज़्यादा स्केल अप नहीं हुआ है. यस, फॉर अ फैक्ट वी इंट्रोड्यूस्ड बीटी कॉटन इन अर्ली 2000s. ठीक है, अर्ली 2000s में जब हम लोगों ने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया तो हमारी कंट्री में जो एवरेज कॉटन प्रोडक्शन था दैट ऑलमोस्ट डबल्ड. एंड उस वक्त जो कमर्शियल स्केल पे फार्मर्स कॉटन प्रोड्यूस करके कॉटन के बेल्स आपके होलसेल मार्केट में सेल कर रहे थे, they did earn a lot of profit. Okay, they did earn decent profits. But BT cotton का जो upgraded version है that was resistant against the pink bollworm pest, वो अभी भी हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. ओके, तो या तो हम एडवांस जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस कर ले विद रिस्पेक्ट टू द कॉटन कल्टिवेशन, और वी ट्राई टू फाइंड अ वे टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स. या तो हम रिसाइकल्ड टेक्सटाइल्स पे फोकस करें, या फिर हम अगेन मैन मेड फाइबर पे इंटीग्रेट मैन मेड एंड नेचुरल फाइबर फॉर मोर वेयरेबल टेक्सटाइल suitable for the Indian climate. Okay, so these are some solutions, these are some fundamental challenges that grieve the textile sector. Nevertheless, we still remain to be the 6th largest producer. And to top it all, this sector itself has a huge employment potential. ठीक है, नॉट डायरेक्टली ऑल्सो बट इनडायरेक्टली आपके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को सारा मिला के अगर हम पीएम मित्रा स्कीम पे वापस जाएं तो अगेन द स्कीम एम्स, जो 2000 करोड़ का बजट है, बेसिकली इट एम्स टू जनरेट एज मच एज 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद द टेक्सटाइल सेक्टर. सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सब मिला के बाय द ईयर 2026-27. ठीक है, तो दिस इज वन सोल्यूशन दैट हैज बीन mooted बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इसका टोटल बजटरी आउटले, द टोटल आउटले समवेयर अराउंड 4455. एलोकेशन जस्ट 200 करोड़ का हुआ था इन द प्रीवियस बजट. ओके, तो बेसिकली यूनिफाइड लैंड, जैसे आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं वैसे ही आपके टेक्सटाइल कॉरिडोर्स क्रिएट किए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. यानी कि ये जो पूरा मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल है, दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के इस्टेब्लिश करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द ग्राउंड लेवल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या एफर्ट लिया जा रहा है? एफर्ट यहाँ पे ये है कि हमारी जितनी भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. देखो, जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है इट मीन्स दैट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन फुटलूज इंडस्ट्री. लाइक वी आर लिविंग ऑफ द लैंड, द इंडस्ट्री इज एक्चुअली लिविंग ऑफ द लैंड. यानी कि आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कॉरिडोर अगर बनाया है, दैट विल बी समवेयर इन द विसिनिटी जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ पे टेक्सटाइल फाइबर्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, कॉटन प्रोडक्शन हो गया या फिर सिल्क प्रोडक्शन जहाँ पे हो गया, राइट. सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जहाँ से आपको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इजिली एक्सेसिबल हो जाए. ओके, समथिंग very similar on the lines of how the iron and steel industries they flourished in our country. Okay, especially in the post independent era. या तो कोल प्रोडक्शन के पास प्लांट आपने खोला या फिर आपने ट्रांसपोर्ट, जो easiest mode of transport था वहाँ पे, for example the Vizag steel plant. Okay, like just an example, just what we can say to compare it on a parallel line. ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को रिड्यूस करने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा अगर हम देखें तो बॉटल नेक है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. ओके, तो इसमें ऑब्वियसली जो एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट इज समवेयर अराउंड, इंक्लूडिंग अगर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आता है तो 70 करोड़ तक का इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है. ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल. दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है न्यूज़ में, दैट हैपन्स टू बी करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो भी आपकी करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
दैट बेसिकली न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज 63 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स have recently been discovered. So Karim Puza एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है that is bordering the Silent Valley National Park in Tamil Nadu. Okay, the Mutkhurti National Park. Okay, यहाँ पे फिर आपका नीलांबर नॉर्थ डिवीजन जो आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलांबर is again associated with two things. One is नीलांबर teak, the floral species. Another one that is the नीलगिरी तहर, the faunal species. ठीक है. सो अगेन ये करीम पूजा में इतनी सारी स्पीशीज कैसे मिल गई? अब ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये एक ऐसा what we can say is a mix of forest. Okay, यहाँ पे आपको as many as 7 types of biomes मिल जाएंगे. That includes wet montane, that includes shola grasslands. Okay, that also includes evergreen, that also includes tropical deciduous forests. Okay, obviously western ghats में ये lie करता है. This is not the rain shadow but the windward region, right? Ample of rainfall plus इसका जो altitude है that varies from as low as 40 meters to as high as 2250 meters. So obviously इसमें number of biomes, अलग अलग type of landscapes काफ़ी ज़्यादा diverse हैं. And obviously you know that more the number of biomes, greater the biodiversity. एंड जितने भी हमारे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, रीजन्स होते हैं, उनके अंदर नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हैंडल कर सके, या फिर फ्लोरल एंड फॉनल बायोडाइवर्सिटी की जो सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है, जिसको कि हम लोग स्पीशीज इवननेस के नाम से जानते हैं, राइट? दैट इज व्हाट we consider them by the name of species evenness. That is essentially what? That is our number of biosphere reserves in the country. Okay, that is the amount of diversity in the species. Okay, amount of diversity in the species found in a particular type of biome. Okay, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है. एंड करीम पूजा जो नाम है दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ रिवर. ओके, तो यहाँ पे जो रिवर है इसका जो ड्रेनेज है, इट इज ड्रेन्ड बाय अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेलियार रिवर दैट इज अगेन नोन बाय द नेम ऑफ करीम पूजा. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. ओके, यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स की अगर हम लोग बात करें तो होलानाइकन इज बेसिकली अ नोमैडिक इंडिजिनस ट्राइब जो कि 7 प्रकार के फॉरेस्ट टाइप्स में ये स्ट्रेच करती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ठीक है, हम लोग अगर पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो इट इज़ एसेंशियली एन इनिशिएटिव. ये एक इनिशिएटिव है दैट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर सियांज कुल्लू. तो ये इसका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है दैट इज प्रिटी डिसेंट. ठीक है, 800 मेगावाट तक का इसका हाइड्रो पावर पोटेंशियल है. इट हैज़ अ हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ एज मच एज 800 मेगावाट and aims to approximately produce 3074 million units. 3074 million units तक का एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है. एसेंशियली इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल Hydropower Corporation Limited. All right, but again it is not there. What this is associated with is essentially an air force exercise between India and Greece. Okay, I'll take this up सबसे लास्ट में. This Parvati 2 hydropower project क्या है इसको सबसे लास्ट में देख लेते हैं. Let's avoid any kind of confusion. Start off with exercise Iniokos. Iniokos is basically a joint air force exercise between India and Greece. इंडिया और ग्रीस के बीच में एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है जो कि एक हेलेनिक एयरफोर्स ग्रीस में ये कंडक्ट हो रही है. सो एसेंशियली दिस एक्सरसाइज वाज कमीशन्ड इन द ईयर 1980 एंड तब से
ये बाय एनुअल बेसिस पे कंडक्ट हो रही है, दैट इज आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर इट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द अंद्राविदा एयरबेस। ठीक है, अंद्राविदा एयरबेस के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, इसके अगर देखें तो काफ़ी सारे इसको स्ट्रक्चरल डिलेज देखने को मिले हैं, दैट इंक्लूड स्ट्रक्चरल डिलेज include the tunneling issues, they include water, they include silt seepage, okay, they include flash floods, cloud bursts, etc. Okay, so basically ये integrated air and surface air exercise है. Moving on. Now this is a very very interesting issue. इसको चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. Before discussing about the Parvati hydropower project, okay, again there is some confusion, so let's put a pin on that. Starting off, जो हमारे जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के रेजिडेंस हमको कैश मिला, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डिबेट आए, टॉपिक्स चर्चा में आए. पहला आया कि NJAC को स्क्रैप करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. दूसरा जो आया है कि जो भी हमारे जजेस हैं, हमारी इकोनॉमी में आपके जितने भी जजेस हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम में जितने भी आपके जजेस हैं, उन्हें क्या पब्लिक को अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने चाहिए या नहीं. लाइक वी ऑल नो लोकपाल एक्ट सेक्शन 44. ओके, लेट अस कीप RTI सेक्शन 8 ऑन अ होल्ड. जो आपका लोकपाल एक्ट था सेक्शन 44 2013 में जो अमेंड होकर आया, दैट हैज मैंडेटेड कि जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है उसको अपना एसेट डिस्क्लोज करना ही चाहिए, खास तौर पे आपके जो इलेक्शन के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं. दैट इज बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपका यहाँ पे आर्टिकल 19 इज ऑल्सो रेलिवेंट, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका राइट टू वोट प्रोटेक्ट करता है. बेसिकली जो वोटर है पता होना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहा है, जो उसका कंटेस्टेंट है उसके एसेट्स का क्या सीन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एसेट्स, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, in order to gauge whether their leader corrupt or not. बेसिक आपका ट्रांसपेरेंसी, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए, टू टर्म इट ब्रॉडली. Another question that came up, not now but as early in 1997, Justice J.S. Verma ji said that okay, we should allow judges to disclose their assets. फिर उसके बाद कई सारे जजमेंट्स आए, कई सारे डिबेट्स आए. आज की डेट में जुडिशियल एसेट्स को पब्लिक को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट बैन हम लोगों ने नहीं लगाया है. राइट, देयर इज नो सच ब्लैंकेट बैन. ओके, काफी टाइम ऐसा भी हुआ है कि जजेस ने डिसअग्री भी किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद हाई कोर्ट को अगर हम लोग देख लें, या फिर हम लोग मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात कर लें, या फिर 2009 में जजेस का एक रिएक्शन देख ले. सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने बोला है दैट ओके, वी आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज आवर एसेट्स टू द पब्लिक अंडर सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट ऑल्सो. ठीक है, वी खुद ही को एग्जेम्प्ट कर लिया दैट वी आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. हाउ कैन यू नॉट ट्रस्ट अस, हाउ कैन यू क्वेश्चन अस, हाउ कैन यू से दैट वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ. ऑलराइट, 2009 में काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला. देन अगेन 2019 में रूल किया कि जजेस के जो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है. ओके, दैट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ये RTI एक्ट के अंदर आता है, विच मीन्स कि उसको हम लोग सेक्शन 8 में इंक्लूड नहीं कर सकते. सेक्शन 8 RTI का वो क्लॉज है दैट इज द नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, कि इस सेक्शन के अंदर जो पार्टीज इंक्लूडेड हैं
they are not bound to disclose their assets or reveal any kind of information to the general public, keeping the national security, safety and integrity broadly in concern. Alright? अगर हम लोग आज का स्टेटस देखें, 2024 का अगर हम लोग स्टेटस देखें, तो आज की डेट में सिर्फ 13% जजेस ऐसे हैं, सिर्फ 13% जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिकली अपने एसेट्स का डिस्क्लोजर दिया है। सिर्फ 13% जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिकली अपने एसेट्स का डिस्क्लोजर दिया है। राइट, सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि जुडिशियल लेवल पे आप जब आप लेजिस्लेटिव लेवल पे ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकते हो फ्रॉम पॉलिटिशियंस, देन व्हाई नॉट एट द जुडिशियल लेवल? सो डू यू थिंक अगर हमें इसे एक न्यूट्रल एस्पेक्ट से ऑब्जर्व करना हो तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है भी, पॉलिटिशियंस के साथ साथ जुडिशरी को भी अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। बट इज देयर एनी आर्ग्यूमेंट दैट कैन गो अगेंस्ट द डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स स्पेशली ऑफ द जजेस? तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट आ जाता है कि जो आपका लेजिस्लेचर है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, that is directly accountable to the public. ये जो दो important pillars हैं, they are directly accountable to the public. तो इनकी तरफ से बनता है कि हाँ, ये अपने assets जो हैं public को disclose करें। जो आपकी जुडिशरी आ जाती है, जो आपका जुडिशियल लेवल आ जाता है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम आ जाता है, judiciary happens to be directly accountable to constitution and laws by the parliament. Judiciary is directly accountable to the constitution, judiciary is directly accountable to the laws made by the parliament. ठीक है, यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाता है अगेन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे एस्पेक्ट्स। ओके, सो कीपिंग दीज थिंग्स इनटू अकाउंट, यहाँ पे सवाल आता है कि पब्लिक को डिस्क्लोज करना ज़्यादा जस्टिफाइड है या फिर इसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना ज़्यादा जस्टिफाइड है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, can we as public demand the disclosure of assets of the Chief Justice of India or not? तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है, दैट इज सीन एज एन इंटीग्रल ट्रांसपेरेंट पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ओके, द हाईएस्ट सीट ऑफ आवर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो कायदे से हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट दैट इज अगेन देयर इज नो ब्लैंकेट बैन, ओके, देयर इज नो hard and fast convention that we cannot question under any circumstance and all. ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि जुडिशरी का जो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एसेट है, कन्वेंशनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही डिस्क्लोजर होना चाहिए, राइट? जो आपका ब्रॉड एक जुडिशियल ओपिनियन अभी एस्टैब्लिश हो चुका है, बट पब्लिक डिस्क्लोजर के ऊपर कोई भी ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गया इन द व्यू कि कल को नेशनल सिक्योरिटी इंटेग्रिटी और अ लार्जर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट national security, integrity और a larger question of public interest या larger public interest आ जाता है, तो उस केस सिनेरियो में yes, we can disclose the assets of the judge to the public. Okay, so this was ruled out in the Girish Ramchandra Deshpande versus Central Information Commissioner case 2012. Okay, so this was basically stated कि अगर larger public interest is there और larger public interest is involved, recusal का मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो दिस वाज एस्टैब्लिश कि कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पब्लिक डिस्क्लोजर इज स्टिल एन ऑप्शन. दैट वाज द गिरीश देशपांडे versus CIC 2000. So this was it for today's daily news analysis. Thank you so much for joining. Okay, yes, let us first cover these two aspects properly. एक हमारा आ जाता है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा हमारा आ जाता है एक्सरसाइज इनियोकॉस. ओके, दूसरा हमारा आ जाता है क्या, एक्सरसाइज इनियोकॉस. ओके, तो एक्सरसाइज इनियोकॉस बेसिकली इस बार जो होस्ट किया है दैट इज होस्टेड बाय द हेलेनिक एयरफोर्स दैट इज बेस्ड आउट ऑफ ग्रीस. ठीक है, तो अंद्राविदा एयरबेस है ग्रीस में, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी. 2080 में इसको स्मॉल स्केल पे हम लोगों ने लॉन्च किया था एंड 2080 कह रहे 1980 में इसको स्मॉल स्केल पे लॉन्च किया था एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इसको बाई एनुअल लेवल पे इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है. ओके, सो ये कंबाइंड एयर ऑपरेशन है बिटवीन द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड ग्रीस एंड साथ ही साथ इसमें 15 और देश भी इन्वॉल्व हैं. सो दिस वाज अ प्रिटी लार्ज स्केल एक्सरसाइज. मूविंग ऑन जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज Parbati 2 hydroelectric project. Okay, so this is essentially what Parbati 2 hydroelectric project, जो कि सैंज कुल्लू हिमाचल में बनाया गया है. ओके, तो पार्वती वैली है. पार्वती वैली अगेन इज वेरी फेमस फॉर टूरिज्म. इट इज वेरी फेमस फॉर other aspects also. Okay, that is rope making from the traditional variety of Indian herbs. Okay, तो ये नार्कोटिक्स एंड ड्रग कंट्रोल के बारे में जब भी आप एक्ट के बारे में पढ़ते हो ऑफ्टन टाइम्स आप देखोगे कि पार्वती वैली कई बार न्यूज़ में भी आती है. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो पार्वती रिवर से ऑब्वियसली डेराइव होकर आता है. राइट, इसकी टोटल जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज समवेयर अराउंड 800 मेगावाट, यानी कि यहाँ पे 4 स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स होंगे 200 मेगावाट के. ओके, सो दिस इज एसेंशियली अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, नॉट अ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट. अब ये तो प्रीलिम्स वाले हमारे फैक्टॉइड्स हो गए. ब्रॉडर अगर मेंस पर्सपेक्टिव से देखना है देन वी विल नीड टू एनालाइज कि जो हमारे लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो हमारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो दे हैव बीन डेवलप्ड, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल हाइड्रो पावर नाइट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHPCL के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. ओके, जिसमें अगर हम देखें तो काफ़ी डिलेज इस प्रोजेक्ट को देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, जो आपके बेसिक क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं इस लैंडस्केप से एसोसिएटेड. ओके, दे हैव बीन पोजिंग एज हर्डल्स. ओके, सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं भाई इनका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इज इन द हिमालयन वैलीज. राइट, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें चाहे हम वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन सेगमेंट की बात कर लें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी है बट पोटेंशियल के साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंजर भी है. तो हाउ कैन वी मेक देम मच मोर सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन, not sustainable just in the terms of environmental damage but sustainability of the project itself, right, कि वो खुद को लंबे समय तक सस्टेन कर सके so that not just ecologically but also economically it is sufficient, it is efficient for the developing authority. Okay, so this is a question of debate जिसको हम कभी भी डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं. Thank you so much for joining me live. Till then, take care. See you. Bye bye.